नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समकालीन भारत 2। यानी जो समकालीन भारत 2 है, ये कक्षा 10 के भूगोल का नाम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पाठ 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास जो पाठ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संसाधन है क्या, और हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी अंतःक्रियाओं का रूपांतरण जो हो रहा है, यानी रूपांतरण प्रक्रिया जो हो रही है, उसमें कौन से 3 बिंदु हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें जो 3 बिंदु हैं वो हैं प्रकृति, कुछ संस्थाएं हैं और प्रौद्योगिकी है। और इन तीनों के बीच में जो है वो है मानव। अगर हम इस त्रिकोण के माध्यम से समझें तो एक है प्रकृति, दूसरी है संस्थाएं, तीसरा है प्रौद्योगिकी, और इन तीनों के बीच में है मानव। क्योंकि प्रकृति से वस्तुएं लेकर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संस्थाओं में मानव ही किसी वस्तु का निर्माण करता है और उसको अपने उपभोग के योग्य बनाता है। यानी ये सारी चीजें मानव के लिए, मानव के द्वारा और मानव से ही संबंधित हैं। तो देखते हैं कि संसाधन है क्या। साधारण शब्दों में कहें तो संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। और ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मूलतः 2 प्रकार, एक प्राकृतिक संसाधन होता है और एक मानवीय संसाधन होता है। जो प्राकृतिक संसाधन होता है वो प्रकृति से हमको सीधा प्राप्त होता है, और जो मानवीय होता है उसको मानव स्वयं निर्मित करता है। उस निर्माण के लिए वो प्रकृति से वस्तुओं को ग्रहण करता है। अब हम मानवीय पर्यावरण को 2 भागों में बांटते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, इन 2 चीजों में बांटते हैं। तो अब हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है, पर्यावरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को मूलतः 2 भागों में, एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है उसको भी मूलतः हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है जैव संसाधन और एक है सतत प्रवाह अथवा प्रवाह संसाधन। अब जैव को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक को बांटते हैं प्राकृतिक वनस्पति और दूसरे को बांटते हैं वन्य जीव। यानी कि एक जीव जगत और एक जंतु जगत में बांटते हैं। अब जो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय में। इस प्रकार हम देखते हैं जो पुनः चक्रीय है वो धातुएं हैं। धातुएं कैसे? जिस धातु को हम पुनः निर्मित कर लें, जैसे लोहा है, अगर वो बिगड़ गया तो उसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, या आयरन ओर प्राप्त करके उसका पुनः निर्माण कर लें, उसको कहते हैं पुनः चक्रीय, यानी फिर से उसका निर्माण हो। दूसरा है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल एक बार उपयोग किया मतलब पेट्रोल खत्म, कोयला एक बार उपयोग किया मतलब कोयला खत्म, इसको कहते हैं अचक्रीय, जिनका पुनः उपयोग ना किया जा सके। आरंभ करते हैं हम लोग चैप्टर। देखते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, दूसरा उस पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उपलब्ध हो, और वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तभी वो कहलाते हैं संसाधन। अब मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मानव प्रौद्योगिकी का सहारा लेगा और एक निर्माण करेगा किसकी? फैक्ट्री का। अब फैक्ट्री में प्रकृति से कुछ वस्तुएं लेगा और एक नई वस्तु का निर्माण कर देगा। तो प्रौद्योगिकी क्या है? मशीन लगा लेना, और प्रकृति से हमने ले लिया आयरन ओर यानी लौह अयस्क और लगा ली एक फैक्ट्री और बना दिया उसको ट्रेन या मोटर गाड़ी जो भी है। अब संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं। जो भी संसाधन हैं वो उपयोग में लाने के लिए मानव कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिया प्रकृति के साथ करेगा ही, तभी वो हमारे उपयोग के लिए बन पाएंगी। अब मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरीके से मानव भी संसाधन है।
मानव संसाधनों के हिस्से के साथ स्वयं भी एक संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, संसाधन का पहला आधार क्या है? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव मतलब जिसमें जीवन ना हो, ऐसे संसाधन को अजैव। जैसे चट्टान, चट्टान में कोई जीवन नहीं है, ना कभी जीवन रहा है, लेकिन पेड़ पौधे जंगल वनस्पति इसमें जीव रहा है, तो ऐसे संसाधन को जैव कहते हैं, और जिनमें जीवन ना हो उसको अजैव कहते हैं। समाप्यता के आधार पर, यानी कि जो समाप्त होने योग्य हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी ऐसे संसाधन जिनमें एक को नया कर लिया जाए और दूसरे को नया ना किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि लोहा एक बार खराब होने के बाद में उसको दूसरे औजार के रूप में परिणित किया जा सकता है, लेकिन जीवाश्म जो ईंधन है उसको पुनः परिणित नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर, यानी अधिकार किसका होगा, इस आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चार प्रकार के बांटते हैं। और विकास के स्तर के आधार पर, यानी उसका विकास किस क्रम में और किस गति से होगा, उस आधार पर बांटते हैं संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में। तो देखते हैं संसाधनों के प्रकार को विस्तार से। उत्पत्ति के आधार पर जैसे मैंने बताया कि जैव संसाधन, यानी जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे वनस्पति, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन या पशुधन। जिस प्रकार से जंगल, पेड़ पौधे, जानवर, मछली और पशु, ये सारे लोग किस में आते हैं? जैव संसाधन में। अजैव संसाधन, यानी जिसमें जीवन ना हो, वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं और चट्टानें। लोहा जो है, आयरन ओर जो है, उसमें कोई जीवन नहीं है। चट्टानें जो है उसमें कोई जीवन नहीं है। ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर, यानी ये समाप्त कब होगा, इनके आधार पर दो भागों में बांटते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवी या पुनः चक्रीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। ऐसे क्या है, इनको पुनः हम क्या कर लेते हैं कि नवीकरण कर लेते हैं, इनका नयापन ले आते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है तो ये अनवरत चलता रहता है। पवन है, पवन से हम ऊर्जा बना लेते हैं और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जल से हम सिंचाई कर लेते हैं। वन है, वन एक बार कटने के बाद दोबारा हम लगा सकते हैं, इसलिए नवीकरणीय योग्य संसाधन है। देख लेना, नवीकरणीय और पुनः चक्रीय में थोड़ा अंतर है। पुनः चक्रीय मतलब उसी वस्तु को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। नवीकरणीय का मतलब जिसको नया किया जा सके और लगातार वो खत्म ना हो या सतत प्रवाह बना रहे। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे खनिज एवं जीवाश्म, इसको नवीकरण नहीं। जैसे अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो आप पेट्रोलियम नहीं बना सकते, लेकिन अगर जंगल कट गए तो जंगल लगा सकते हो। हवा कभी खत्म नहीं होगी, जल कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। लेकिन अब खनिज, जैसे लोहा खत्म हो गया जिस खान से, दोबारा आप लोहा नहीं वहां बना सकते हो। इस प्रकार से जो दोबारा हम आसानी से ना बना सकें, एक लाखों वर्ष के अंतराल पर बनने वाली चीजें हैं, उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इनमें से कुछ धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन अचक्रीय हैं, वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाती हैं। जैसे धातुएं क्या हैं? पुनः चक्रीय। लोहा को हम फिर से बना लेते हैं, बॉक्साइट को हम परिवर्तित कर देते हैं। तमाम सारी धातुएं हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ जैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, उनको हम पुनः चक्रीय नहीं कर पाते हैं, ये अचक्रीय हैं। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे कुछ किसानों के पास अपनी जमीनें होती हैं, वे इसके मालिक स्वामी होते हैं। कुछ कंपनियां भी निजी स्वामित्व में होती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेरा घर मेरा है, मेरा खेत मेरा है, मेरी गाड़ी मेरी, ये क्या है? व्यक्तिगत है। मैंने कंपनी लगा दी
टाटा ने अपनी एक व्यक्तिगत कंपनी लगा दी। वो क्या है? वो व्यक्तिगत है, यानी प्राइवेट है। हमने प्राइवेट स्कूल खोल लिया, उसका मालिक मैं अकेला हूँ। मैंने किराने की दुकान खोल ली, उसका मालिक मैं अकेला हूँ। इसको कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी या व्यक्तिगत संसाधन। फिर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हैं? ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के उपलब्ध होते हैं। जैसे चरागाह, ऐसा भी चरागाह होता है जो व्यक्ति अपने लिए भी छोड़ता है, लेकिन सामुदायिक होता है, जिसमें 4 से 10 लोगों का हिस्सा रहता है। शमशान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे समुदाय विशेष के लिए होता है, जहाँ पर लोग जाकर अपने शवदान करते हैं। पार्क, खेल के मैदान, ये सब सामुदायिक होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। जैसे हम कहते हैं खेत हमारा है, लेकिन भारतीय संविधान ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, तो पूरी संपत्ति की मालिक कौन है? सरकार है। जो वन है, खनिज हैं, नदियां हैं, इनमें सारे पे अधिकार किसका है? सरकार का अधिकार है। पूरे देश में जितने भी अधिकतम संसाधन हैं वो सरकार के अधिकार में हैं। केवल सरकार हमको कानून बनाकर विशेष उपयोग के लिए देती है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, राजनीतिक सीमा के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। लगभग समुद्र तट से 22 किलोमीटर अंदर तक यानी समुद्र तक किसी देश की सीमा मानी जाती है। अगर उसमें कोयला, पेट्रोलियम या कोई भी पदार्थ निकला या वहाँ पर सेना या मत्स्यायन करना है तो वो उस राष्ट्र का अधिकार होगा। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे हाई से तेल निकलता है जो कि अरब सागर में है, वो अरब सागर में 22 किलोमीटर के अंदर है, इसीलिए उस पर सरकार का व्यक्तिगत अधिकार है, हमारे देश का व्यक्तिगत अधिकार है। उसको हम राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। जैसे एक यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के देशों को आपसी संबंध बनाने में नियंत्रण की भूमिका निभाता है। जैसे तट रेखा यानी किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अब देखिए 22 किलोमीटर तक तो पूरा अधिकार होता है उस देश का, जिस देश की सीमा वहाँ लगती है। उसके बाद में 200 समुद्री मील लगभग 360 किलोमीटर तक उसमें खनन का कार्य या आर्थिक गतिविधि का कार्य उस देश का होता है जिस देश की सीमा से वो लगता है। माना कि हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी भारतीय तट से 360 किलोमीटर अंदर तक, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर में केवल भारत के आर्थिक क्रियाकलाप होंगे और उसके बाद जितने भी क्षेत्र बचते हैं जलीय क्षेत्र, उस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। कोई भी आकर कोई भी कार्य कर सकता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप हिंद महासागर में भारतीय तट क्षेत्र से 400 किलोमीटर दूरी पर कोई आर्थिक क्रियाकलाप या गतिविधि करते हैं तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई भी कर सकता है अनुमति लेने के बाद। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन एवं सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, यानी संभावी है, अभी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इनमें संभावना है कि इनका उपयोग हम अपने संसाधन के रूप में कर ले जाएंगे। अब विकसित संसाधन कौन है? जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है उसका अभी हम उपभोग पूर्णतया नहीं कर पाते क्योंकि न तकनीकी विकास इतने, न हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम उसका उपभोग कर ले जाएं। तो इसलिए है, उपयोग कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं। आने वाले समय में जैसे जैसे विकास करेंगे तो उसका हम उपभोग कर लेंगे, इसीलिए ये संभावी है। अब विकसित क्या है? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जाती है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब भंडारण क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु
उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हो जाते हैं। जैसे जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। दो गैसों से मिलकर जल बनता है और इसमें है क्या, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन अभी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उसका उपभोग कर लें। तो इसलिए ये क्या है, प्रौद्योगिकी के अभाव में संचित भंडार के रूप में है, यानी ये भंडार है, आने वाले समय में हम इसका उपभोग कर लेंगे। नेक्स्ट है संचित कोष, वो तो था भंडार, अब ये है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी का ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु अभी यह सीमित मात्रा में हो रहा है। इस प्रकार जल, वन आदि संचित कोष हैं, यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, हमारे पास तकनीकी है, हमारे पास सामर्थ्य है, लेकिन हम उसका संचित करके रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पर या धीरे धीरे उनका उपयोग करते हैं। संसाधनों का विकास, कैसे संसाधन को हम डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से संरचनाएं उत्पन्न हो गई, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज में दो वर्ग बन गए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि समाज में दो वर्ग होता ही है, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। जो संसाधन संपन्न वर्ग हैं उनको हम साधारणतया कहते हैं अमीर वर्ग। अब जैसे जिसके पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, जमीन है, ये सारे क्या हैं, संसाधन है, जिसके पास ये हैं वो है गरीब वर्ग। दूसरा है संसाधनहीन, इसको कहते हैं गरीब वर्ग। जिसके पास संसाधन वो अमीर, जिसके पास संसाधन नहीं वो गरीब। मान लीजिए हमारे पास गाड़ी, मोटर, बंगला, घर नहीं है तो हम गरीब हैं। तो समाज में दो वर्ग बन गए हैं। इससे वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। संसाधनों के विकास को लेकर के तमाम सारी प्रतिक्रियाएं हैं। एक ऐसा वर्ग है जो संसाधनों का अत्यधिक उपभोग करता है, वो अमीर वर्ग है, लेकिन वो संसाधनों के संरक्षण में कोई भूमिका निर्वाह नहीं करता। जबकि दूसरा वर्ग है वो संसाधनों के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु वो संसाधनों का पर्याप्त उपभोग नहीं कर पाता। इस प्रकार हम देखते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अतः जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास, यानी इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी ये कहता है कि हम संसाधन का उपयोग इस आधार पर करें जैसे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी से कर्जा लेकर कर रहे हैं। यानी इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा नहीं है, हम अपने जीने खाने के लिए अपनी पीढ़ियों से कर्जा लेकर कर रहे हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ जून 1992 में, जिसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर उपस्थित हुए 1992 में। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। दुनिया भर में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आर्थिक विकास कैसे किया जाए कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना आर्थिक विकास हो, इसको लेकर सम्मेलन हुआ। इसमें आए नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया। इसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। यानी अगर पूछा जाए एजेंडा 21 को स्वीकृति कहाँ मिली, तो 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में मिली। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में। अब एजेंडा 21 क्या है? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है, एजेंडा 21 का उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं,
एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान हो सके, यानी इससे निजात मिल सके। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। इसका मेन उद्देश्य था कि हर स्थानीय संस्थाएं, हर स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे और उसके अनुसार अपना विकास करे, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके। संसाधनों का नियोजन यानी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। नियोजन कैसी रणनीति है? सर्वमान्य यानी सबको मान्य है। भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। संसाधन उपलब्धता में विविधता कैसे है? जैसे कहीं तो बहुत ज़्यादा जल है, कहीं बहुत ज़्यादा खनिज है, कहीं बहुत ज़्यादा वन है, लेकिन सारी चीज़ें एक जगह उपलब्ध नहीं हैं। जैसे अगर हम दक्कन ट्रैप को देखते हैं, यानी दक्षिण के पठार को अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर खनिज संसाधन की उपलब्धता है। फिर अगर हम तटीय क्षेत्र देखते हैं और उत्तर के नदियों को देखते हैं तो जल संसाधन की उपलब्धता है। उत्तर के पूरे क्षेत्र को हम देखते हैं तो पर्वतीय है, वन संसाधन की उपलब्धता है। राजस्थान को देखते हैं तो वहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपलब्धता है। लेकिन अब जहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की उपलब्धता है, वहाँ जल की समस्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जल और वन पर्याप्त मात्रा में हैं, वहाँ पर भूस्खलन की समस्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सब जगह बराबर से संसाधन नहीं है, बल्कि विविधतापूर्ण है। भारत में संसाधन का नियोजन कैसे है? संसाधन नियोजन के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला सोपान क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्या है? क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना चाहिए। कैसे प्लानिंग की जाए कि संसाधन कहाँ है और उनका उपयोग कैसे होगा? तो सबसे पहले उनका हम निरीक्षण करें, पर्यवेक्षण करें और उनकी गुणवत्ता और मात्रा का पता लगाएं। यानी पहले देखें कि असम के डिगबोई में तेल मिला है तो कितना मिला है और किस गुणवत्ता वाला है। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब अगर असम के डिगबोई में तेल मिला है तो उसकी खुदाई कैसे की जाए और उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया, एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ कैसे पहुँचाया जा सके। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। अब तेल का अगर उत्पादन हुआ है, देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, तो राष्ट्र को इसमें क्या योगदान देना है और राष्ट्र की इसमें क्या सहभागिता होगी और राष्ट्र को क्या लाभ होगा। क्या कोई प्राइवेट कंपनी इसका उत्पादन कर सकती है, खुदाई कर सकती है, या सरकार स्वयं करे? इन दोनों में आपस में समन्वय स्थापित करना होगा। इस प्रकार से हम एक प्लानिंग करके संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं। नियोजन हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रयास किए गए। पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई भारत में, उसमें प्रथम पंचवर्षीय में ही इसका प्रयास किया गया। उपनिवेशवाद के दौरान संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे। अब ये बात जग जाहिर है कि कोई वहीं पर आएगा जहां पर उसके उपभोग के लिए कुछ संसाधन मिलेंगे। हमारे यहाँ लोग कमाने जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, या अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जहाँ भी कमाने जाते हैं। इसका मतलब कि वहाँ हमारे से ज़्यादा संसाधन है, वहाँ पे हमसे ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। तो संभव सी बात है कि जहाँ संसाधन अधिक थे वहाँ पर विदेशी ज़्यादा पहुँचे। जैसे हमारे यहाँ वस्त्र अधिक थे, हमारे यहाँ मसाले अधिक थे, हमारे यहाँ कृषि में उत्पादकता अधिक थी, हमारे यहाँ खनन संसाधन अधिक थे, तो इसलिए विदेशी दौड़े दौड़े हमारे पास चले आए। प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया गया। अब देखिए, ये हम उनका देश तो था नहीं, ब्रिटेन वाले पोषण कर रहे थे ब्रिटिश को। अब अधिकतम चीज़ें यहाँ से चूस के लेके जाते थे। किसी विद्वान ने कहा है कि गंगा की नदी को सोखते से चूस के टेम्स की नदी में डाल दिया, यानी गंगा से पानी चूस के टेम्स में डाल देते थे। उनको अपनी नदी बहाना था, तो यानी यहाँ के संसाधनों का शोषण करके और अपने यहाँ के लोगों का पोषण करते थे। भारत का विकास केवल संसाधनों की उपलब्ध मात्र से नहीं हुआ, अपितु इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान रहा है।
बहुत संसाधन अगर आपके पास हो और प्रौद्योगिकी ना हो, तकनीकी ना हो, तब भी आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसका दो उदाहरण है। एक उदाहरण है अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र में तेल बहुत उपलब्ध था, लेकिन अरब क्षेत्र वाले भिखार थे, रोटी खाने को तरस रहे थे। 1950 के बाद जब तेल की उपयोगिता बढ़ी और ब्रिटिश यानी यूरोपीय और अमेरिकन कंपनियों ने खोज की और वहाँ तेल भारी मात्रा में मिला, तब उन्होंने अपने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर वहाँ खुदाई करना आरंभ कर दिया। यानी 1950 से पहले वहाँ भंडार था, सब कुछ था, लेकिन प्रौद्योगिकी ना होने के कारण अरब के लोग भिखारी घूम रहे थे, उसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे। दूसरी, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में अपार संसाधन की संभावना है, लेकिन नेपाल के पास प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण वो उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए संसाधन के साथ साथ प्रौद्योगिकी का होना भी अति आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इसका विवेकहीन उपयोग पर्यावरणीय समस्या पैदा कर देता है। अगर आपको घर बनवाना है, भूमि उपभोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खनिज संसाधन का उपभोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही उपभोग करो जितना तुम्हारे हिस्से में है। उससे अतिरिक्त जैसे ही करोगे तैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाओगे। अब तुम पूरे जंगल को साफ करके अपना फैक्ट्री लगाओ और उसके बाद में उसके धुएं से आसपास में प्रदूषण फैला दो, तो इससे क्या हो गया, पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अब ब्रिटिश वालों की इतनी लालच थी कि वो अधिकतम शोषण कर रहे थे, तो उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाए और लगातार शोषण। जबकि आप देख लीजिए भूटान, कम संसाधन है, वहां पे सारे लोगों की इच्छा की पूर्ति प्रकृति करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। 1987 में ब्रूंटलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य नाम से बाद में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नाम क्या था, हमारा साझा भविष्य। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा ये किया गया। भू संसाधन यानी भूमि जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। यानी जिस प्रकार से मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, सारे संसाधन का उपयोग मानव अपने लिए करता है, उसी प्रकार भूमि भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि सारे संसाधन भूमि पर ही स्थित हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो कृत्रिम हो। बिना भूमि के कोई संसाधन संभव नहीं है, तो इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भारतीय भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है। यानी अगर भारत को देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, वो सारे प्रकार की भू आकृति भारत में मिलती है। जैसे उत्तर में हम देखते हैं, बिल्कुल उत्तर में पर्वत, दुनिया में पर्वत, उसके बाद में मैदान, दुनिया में मैदान पाए जाते हैं। पठार यानी 1000 मीटर से धरातल से 1000 मीटर तक ऊंचाई वाले जो उच्चावच हैं यानी भूस्थल है, उसको पठार कहते हैं। हमारे यहाँ पठार है। नदी है, हमारे यहाँ द्वीप है, हमारे यहाँ रेगिस्तान है, हमारे यहाँ घाट है। तो इस प्रकार दुनिया में जितने भी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं वो भारत में भी उपलब्ध हैं। लगभग 43 यानी 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मैदानी क्षेत्र सबसे सरल क्षेत्र होता है, वहाँ पर जनसंख्या निवास अधिक करती है। जनसंख्या के रहने के लिए कृषि चाहिए यानी कृषि उत्पादन चाहिए, उद्योग चाहिए, आवागमन के संसाधन चाहिए, उत्पादन के अच्छे साधन चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैदानों में अच्छे से मिलती हैं। और भारत का लगभग 43% भूभाग जो है वो मैदानी है, इसलिए भारत एक समृद्ध देश की श्रेणी में आता है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर स्थित हैं। पर्वत वन के लिए और खनिज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नदियों के स्रोत के रूप में पर्वत काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो भारत के भू क्षेत्र के लगभग 30% भाग पर पर्वत विस्तारित हैं, 43% पर मैदान, और देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठार है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। जो पठार होते हैं ये खनिज संसाधन से भरपूर होते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, ये सारी चीज़ें पठारों में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन, जो आज के युग में सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो भी पठार से अधिकतम मात्रा में मिलते हैं। भू उपयोग, भू उपयोग में क्या है? वन है, कृषि के लिए अनुपलब्ध कुछ भूमियां हैं, इसके साथ प्रतिभूम है, यानी जिसको प्रतिभूम कहते हैं। प्रतिभूम के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि है। कृषि अयोग्य भूमि उसको कहते हैं जहाँ पे कृषि ना की जा सके, जैसे चरागाह, यानी वो घास के मैदान है, भूमि है, मैदानी एरिया है, लेकिन कृषि करने योग्य नहीं है। फिर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, यानी जहाँ पर बोया जाता है। भारत के भू उपयोग प्रारूप, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, किंतु इसके मात्र 93% भू क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि 7% भू क्षेत्र के आंकड़े इसलिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंकड़े असम को छोड़कर अन्य राज्यों के उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ हिस्सा हम उस क्षेत्र का जोड़ लिए हैं जो कि पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर है। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्सा पर ही खेती हो सकती है। यानी क्षेत्र तो सिंचित हैं लेकिन खेती 54% पर ही होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में 10% पर ही खेती होती है क्या कि जो पहाड़ी एरिया हो, दुर्गम जगह हैं, वहाँ पे खनिज संसाधन तो बहुत है, प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, लेकिन उनका दोहन, उनका उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत है, प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ के मात्र 10% भूभाग पर ही कृषि हो पाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए। यानी पूरे देश का 33% वन होना चाहिए, तभी प्राकृतिक संतुलन बन पाएगा, ऐसा वन नीति के तहत कहा गया है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। हम करते क्या हैं कि बिना कुछ सोचे विचारे हम भूमि का दोहन करते हैं, हम अपने संसाधनों का दोहन करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि इन संसाधनों का निम्नीकरण या अपक्षय होने लगता है। अब भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं? दोहन कैसे करते हैं? लगातार खेती करते जाते हैं, लगातार उसमें उर्वरक डालते जाते हैं। क्या होता है कि वो रेह हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है मिट्टी। लगातार बहाव, कटाव के कारण भूस्थल परिवर्तित होते जाते हैं, तमाम सारे गड्ढ बन जाते हैं, या यहाँ की मिट्टी वहाँ, जैसे बाढ़ है तो एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह के उठा के डाल देती है, उससे लाभ भी है, लेकिन अपरदन की प्रक्रिया के कारण उससे बहुत सारे पर्वत टूटते हैं, भूस्खलन होता है, पहाड़ कट जाने के कारण समस्याएं आती हैं, वन कट जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, लगातार औद्योगिकरण होने के कारण कल कारखानों से निकले हुए धुएं, अपशिष्ट, ये प्रदूषण का काम करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण का उपाय। जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन, मकान और कपड़े अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग कृषि से ही प्राप्त करते हैं। यानी रोटी, कपड़ा और मकान का लगभग 95% भाग हम कृषि से ही प्रदान करते हैं, यानी भूमि से प्रदान करते हैं। कृषि नहीं कह सकते, भूमि ही कह सकते हो। वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। निम्नीकृत मतलब बर्बाद है, उसको सही ढंग से हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। इसमें 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे क्या है, वन को काट दोगे तो भूमि में कटाव हो जाएगा। ज़्यादा पशुओं को चराने से भूमि से एक जगह से दूसरी जगह से मृदा प्रदूषण होता रहता है।
उसके बाद अगर आप खनन करते रहते हैं तो खड्ड बन जाते हैं, वो ज़मीनें उपयोग के लायक नहीं होती हैं। बहुत अंदर तक खुदाई करके आराम से उसको आदमी छोड़ देता है, बाद में वहाँ पर ज़मीनें धंसने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे भूमि निम्नीकरण होता है। खनन के कारण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। हम लोग जब कुछ धातुएं पा जाते हैं, कुछ खनिज पा जाते हैं भूमि के अंतर्गत, भूमि के नीचे, तो उसको लगातार दोहन ही करते हैं, उसकी प्रतिपुष्टि करने का कोई प्रयास नहीं करते, इसलिए वो जगह निम्नीकृत हो जाती है यानी बर्बाद हो जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधारण है। यहाँ पर पशु बहुत चराए जाते हैं जिससे भूमि बर्बाद हो रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ज़्यादा सिंचाई कर देने से जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन के निचले स्तर पर चले जाते हैं, इसलिए जो उपजाऊपन है, जो ह्यूमस है, वो धीरे धीरे अपक्षय हो जाता है यानी बर्बाद होता जाता है। उसके पोषक तत्व जमीन के निचले स्तर तक जाने लगते हैं। तो जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पशुचारण की समस्या है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में खनन की समस्या है, वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई भूमि निम्नीकरण की मुख्य समस्या है। अभी जल्द ही में पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि पंजाब में भू निम्नीकरण की मुख्य समस्या क्या है? खनन है, सिंचाई है, पशुचारण है या औद्योगिकरण है? तो भू निम्नीकरण की जो समस्या है, ये तीनों आपको याद रखना है कि क्या कारण है कि कहाँ कौन सी भूमि निम्नीकृत होती है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता से मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ज़्यादा सिंचाई करने से लवणीयता और क्षारीयता का प्रभाव हो जाता है, बढ़ जाती है मिट्टी में, जिससे वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है यानी उपज देने के लायक नहीं रह जाती है। मृदा निम्नीकरण समस्या को सुलझाने के उपाय, यानी किस प्रकार से इस निम्नीकरण को सुलझाया जा सकता है। तो पहले वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन, यानी पशुओं के लिए निर्धारित चरागाह होने चाहिए और लगातार वनों को रोपित करना चाहिए यानी वन लगाना चाहिए। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगानी चाहिए। जो टीले हैं, रेत है, वहाँ पे साधारण वनस्पति तो उगती नहीं है, तो वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए ताकि वायु द्वारा या जल द्वारा अपरदन ना हो पाए। और भूमि जल के उचित प्रबंधन और खनन पर नियंत्रण। भूमि जल जो है उसका दोहन सही ढंग से होना चाहिए और जो खनन कार्य किया जाता है उसका उचित प्रबंधन, जैसे आवश्यकता के अनुसार ही खनन किया जाए और उस स्थल को बाद में बालू से या किसी व्यवस्थित चीज़ से फिर से पाट दिया जाए ताकि वो गैप ना होने पाए, ताकि वहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्या ना उत्पन्न होने पाए। मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? मिट्टी अथवा मृदा, उसको चाहे हम मिट्टी कहते हैं चाहे या मृदा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरण योग्य, यानी इसको पुनः नया किया जा सकता है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा जो निर्मित होती है, जो हमारे लिए उपजाऊ है, उसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। वो 1 दिन और 2 दिन और 5 दिन की प्रक्रिया नहीं है कि हम गए और ट्रैक्टर से जुताई कर दिए, हल से जुताई कर दिए और वो उपयोग के लायक है। अभी ऊपर की केवल 2 फुट की मिट्टी आप निकाल लीजिए तो नीचे की जो मृदा है वो अनुपजाऊ मिलेगी। उसको आप उपज देने लायक बनाने के लिए बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो उपज देगी। और जो ये आपकी ऊपर की जो ये भुसभुसी मिट्टी है जिसमें आप कुछ उपज लेते हैं, इसका निर्माण ऐसे नहीं हुआ है, लाखों वर्षों की अपरदन अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो मृदा जो है बहुत महत्वपूर्ण और नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चायुच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। यानी मृदा बनने के लिए क्या जरूरी है? उच्चाउच, यानी स्थान ऊंचाई पे है, निचाई पे है। जनक शैल, यानी किस शैल का अपरदन हुआ है, कौन सी शैलें टूटी फूटी हैं। फिर जलवायु कैसी है, क्या रेगिस्तानी है, क्या मानसूनी है, क्या केवल पौने चलती हैं, क्या बर्फीली है, इस पे भी निर्भर करता है। वनस्पति वहाँ कैसे हैं, कटीले हैं, सदाबहार वन है, कैसे वन है, मतलब जिस प्रकार से भी हैं, और अन्य जैव पदार्थ भी, ये सब क्या है। और इसके साथ साथ समय, कितना समय लगता है।
ये सारे मुख्य कारक हैं भूमि के निर्माण के लिए। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? तापमान के द्वारा, जो तापमान में घटाव बढ़ाव होता है, जल के द्वारा अपर्दन हो जाता है, पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा, ये सारी क्या है? अपर्दन क्रियाएं करते हैं और इसी प्रकार मृदा के निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे चट्टानें रगड़ के कटती हैं और एक जगह की चट्टान, जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों पे जो पत्थर हैं वो गोल गोल हो गए हैं, तो क्या गोल गोल वो बने ही थे? नहीं, वो नदियों के बहाव के कारण रगड़ते रगड़ते वो पत्थर गोल हो गए हैं। यानी कभी वो बड़े थे और वो घिस घिस के मिट्टी का रूप ले लिए और वो मिट्टी कहीं जाकर निक्षेपित हो गई है और वो मिट्टी उपज के लायक हो गई है। तो इस प्रकार क्या है कि एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह तक एकत्रित कर देती है और ये प्रक्रिया करते हैं जल, पवन, हिमनद, इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर टूटकर और मैदान में जाकर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जो मिट्टी है वो दो प्रकार से बनती है, एक जैव से बनती है और एक अजैव से बनती है। जैव पदार्थ वो होते हैं जिनमें कभी जीवन रहा है, उनसे मिट्टी निर्माण हो। दूसरा अजैव, जिनमें कभी जीवन ना रहा हो। जैसे अब पत्तियां हैं, गोबर है, मानव ने चारा खाया, चारे में कहीं ना कहीं जीवन रहा, तो वो जैविक खाद जिसको हम कहते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, छालें हैं, पेड़ पौधे हैं, इनसे जो निर्मित होती है मृदा उसको कहते हैं जैव या ह्यूमस। ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है ये, जिसको हम ह्यूमस या जैव मृदा कहते हैं। अजैव, अजैव मतलब जिसमें जीवन ना रहा हो, जैसे चट्टान, पत्थर, ये सब अजैव संसाधन हैं जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा की बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदा को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। यानी मृदा को हम कई भागों में विभाजित किए हैं। वो किस आधार पर? उनके रंग के आधार पर, उनकी गहराई के, उनके गठन, उनकी आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम मिट्टी को यानी मृदा को कई भागों में बांटते हैं। वो कई भाग क्या हैं? मृदा का वर्गीकरण हम देखते हैं क्या करते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। नाम क्या है? जल ओढ़े हुए, यानी ऐसी मृदा जो साधारण शब्दों में कहा जाए कि वहाँ पर जल की उपलब्धता अधिक रहती है, जल ज़्यादा उपलब्ध हो, जल को ओढ़े हुए यानी जलोढ़। यह भारत के विस्तार क्षेत्र में यानी विस्तृत क्षेत्र में फैली है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। क्यों? यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती हैं। मैंने कहा बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ती हैं, वहाँ के पत्थरों को घिसकर वहाँ की बालू लाकर एक जगह निक्षेपित कर देती हैं और इस प्रकार मैदान का निर्माण करती हैं। और ये जिस क्षेत्र से बहती हैं वहाँ पानी की उपलब्धता होती है, इसलिए जो जलोढ़ मृदा होती है वहाँ पानी पर्याप्त होता है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से वो उर्वरक घिस घिस के लाकर एक जगह छोड़ देती है, तो जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। यह संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान व गुजरात तक भी फैली हैं, यानी उत्तर भारत के साथ साथ ये राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने, यानी जहाँ जल की उपलब्धता अधिक हो वहाँ पे जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कौन नई है और कौन पुरानी है, क्योंकि लगातार ये क्रियाएं हो रही हैं, अपर्दन की क्रियाएं लगातार हो रही हैं, पानी लगातार बह रहा है, हवा लगातार चल रही है। तो जो पुराना जलोढ़ है उसको हम कहते हैं बांगर और जो नया जलोढ़ है उसको हम कहते हैं खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, यानी बांगर में कंकड़ होते हैं और खादर में महीन कण होते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। क्यों?
क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और यहाँ जल पर्याप्त होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। ये गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों जैसे दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। फिर है काली मृदा। काली मृदा को ही हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। इनका रंग काला होता है, इन्हें रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन होता है, कपास का यहाँ पे। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण होने के लिए बेसाल्ट चट्टानों का होना आवश्यक है, और बेसाल्ट चट्टान बनती है ज्वालामुखी से निकले हुए लावे जब ठंड हो जाते हैं तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करते हैं। यानी जहाँ जहाँ भी काली मृदा है वहाँ कहीं ना कहीं पहले, आज से लाखों 2 लाख साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो ठंडा होकर लावा बनता है, बाद में वही बेसाल्ट चट्टान का रूप लेता है, और ये चट्टानें घिस घिस के रगड़ रगड़ कर अपर्दन क्रिया के द्वारा काली मृदा का निर्माण करती हैं, जिसे हम रेगुर मृदा कहते हैं, और ये कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं। यह लावा जनक शैलों से बनती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी फैली हैं। यानी अगर पूछे काली मृदा कहाँ, अक्सर ये आता है प्रश्न कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आंख मूंद के आप लगा सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अलावा मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है। ये मिट्टी पानी बहुत सोखती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है। यानी ये चीज़ें, इनमें ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, यानी फास्फोट कम होता है। फास्फेट की मात्रा इसको अतिरिक्त देना पड़ता है। इस अलग है। अगले लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यानी जहाँ काली मृदा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं, वहीं पे जो लाल मृदा है ये आग्नेय चट्टानों से विकसित हुई है, यानी आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती हैं। यानी अगर पूछा जाए लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक भी इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि ये पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी घाट का क्षेत्र लगता हुआ, यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं में लाल रंग लौह धातु के कारण होता है, यानी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मृदा है ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती हैं, और पीला रंग जलयोजन के कारण लाल होता है, यानी पीला होता है। अगला है लेटेराइट मिट्टी, यानी लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ईंट कैसा होता है? लाल होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण हुआ है। यानी ऋतु परिवर्तन के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तब जो निच्छालन होता है, यानी अपर्दन होता है, उस प्रक्रिया में ऐसी मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा अत्यधिक गहरी और अम्लीय होती है। इसका जो पीएच मान है ये 6 से अधिक है। पीएच मान इसका 6 से अधिक होता है। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इनके जो पौधे होते हैं इनमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णपाती वन है तो ह्यूमस होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि पर्णपाती मतलब पत्तों का गिरना, यानी ऐसे वृक्ष जो समय समय पर अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको कहते हैं पर्णपाती वन।
तो जब पत्ते गिरेंगे तो वो सड़ेंगे, और सड़ेंगे तो वो ज़मीन में मिल जाएंगे, और ज़मीन में मिल जाएंगे तो उर्वरक का काम करेंगे। इस प्रकार से वहाँ की मिट्टी जो है वो जैव मिट्टी हो जाएगी, यानी जैव मृदा हो जाएगी, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। और वो ह्यूमस मिट्टी उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसके नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। ऊपर क्या हो गया, ह्यूमस हो गया, लेकिन नीचे क्या है, कंकर है, यानी चूने के कंकड़ हैं छोटे छोटे। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसमें चाय व कॉफ़ी उगाई जाती है। इस मृदा में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। इसमें काजू की फसल भी उगाई जाती है। तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में ये मृदाएँ पाई जाती हैं। यानी ये मृदा कहाँ पाई जाएगी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। अगला है वन मृदा। वन मृदा क्या है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण कैसे होता है, मृदा अपर्दन और उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी एक जगह से मिट्टी का दूसरे जगह बह के चले जाना, कट के चले जाना, हम उसको कहते हैं मृदा अपर्दन। अब इसके कारक कौन से हैं, पवन, हिमनद और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है, जिससे अवनालिका कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हल चलता है तो हल में कूड़ बन जाती है, थोड़ी मिट्टी ऊपर हो जाती है और बीच में बरहा टाइप का बन जाता है, पानी आसानी से जा सकता है, उसको अवनलिका कहते हैं, यानी दरार बना लेता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होते, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। अब ये प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होता है, तो उसमें लगातार पानी बहता रहता है, और वो अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा जो नीचे की भूमि होती है उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है, इसलिए ये जोतने योग्य नहीं रह जाती, और इसको हम कहते हैं उत्खात भूमि, क्योंकि इसमें उत्पादन क्षमता बहुत खत्म हो जाती, मतलब कम हो जाती है। चंबल बीसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल की गति से घटती। अब जैसे क्या है, अगर मान लीजिए ऐसे हम हल चला दिए, तो अगर पानी बारिश हुई है तो ऐसे पानी बहता हुआ और मिट्टी को काटता हुआ लेके निकल के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जब देखा है कि हल एक तरफ से चलाया है तो इसमें जाने का पानी का रास्ता आराम से बन गया है। लेकिन अगर समोच्च रेखाओं से ऐसे ऐसे हल चलाएं और उसके बाद में ऐसे ऐसे हल चलाएं, तो ये पानी के अवरोध का या वायु के अवरोध का काम करेगा, इसलिए मिट्टी कट के कहीं नहीं जाएगी। अब पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्यों, क्योंकि सीढ़ीदार सोपान खेती करके ही हम पानी को और मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पवन के द्वारा हमारे यहाँ होती है अपर्दन, उसको क्या करना चाहिए, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना ही पवनों की गति कम करता है। यानी कि अगर मान लीजिए हवा के द्वारा अपर्दन होता है, हवाएं चलती हैं, कभी आपने गांव में देखा होगा कि आपका घर का जो नींव है वो 5 फीट की बनी है, पहले आप 3 सीढ़ी लगाते थे तब ऊपर चढ़ते थे, और आप देखते हैं कि 4, 6, 10 साल, 15 साल के बाद में आप डायरेक्ट अपने घर में आते हैं, इतना पट गया है आपका घर कि वो सारी नींव ढक गई है, यानी सारी सीढ़ियाँ जीना अब ढक गए हैं, अब आप डायरेक्ट घर में प्रवेश करते हैं। तो क्या कारण है, आपने इतनी ट्राली माटी अपने द्वार पे नहीं गिरवाई है कि वो ढक जाए। इसका कारण है कि वो अपर्दन प्रक्रिया हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ तो हम देख पाते हैं, जैसे पत्तियां आ जाती हैं, जब हमारे यहाँ उत्तरी भारत में लू चलती है, वो पत्तियां आके आपके घरों पे जम जाती हैं, घर के अंदर आ जाती हैं, हम झाड़ू से बाहर कर देते हैं। ये प्रक्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं, और मृदा का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देना अपर्दन प्रक्रिया के कारण एक मिट्टी उठती रहती है, और इस प्रकार से गांव में ऊंचाई आती रहती है, और हमारे घर का जो द्वार होता है या स्थान होता है धीरे धीरे उठता रहता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमको कतारबद्ध तरीके से पौधे लगाने चाहिए, ताकि मृदा उड़े और पेड़ों से लगकर वहीं नीचे गिर जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।